जय हिंद दोस्तों। रोजगार विद रघुवंश में आपका स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो कि चार्टर एक्ट से शुरू होकर भारत शासन अधिनियम से शुरू होकर संविधान के निर्माण प्रक्रिया तक जो जाती है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे और एक दूसरे को बांधते हुए टॉपिक्स को समझेंगे। जो चार्टर एक्ट बच्चों को बहुत अधिक समस्या पैदा करता है, बच्चे इसको इग्नोर करके सीधा जो है अगले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भारत का संवैधानिक जो विकास है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट वगैरह बहुत समस्या करता है। तो आज हम इसको है ना एक दूसरे से बांधते हुए समझेंगे। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई वो आई सन 1600 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिर्फ व्यापार करने का, लेकिन इसका उद्देश्य कोई शासन करने का नहीं था। परंतु धीरे धीरे इनके व्यापार और वर्चस्व और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती चली गई। और बढ़ते बढ़ते इन्होंने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखना बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन क्षेत्रों पर अपना दीवानी का जो अधिकार है वो स्थापित कर लिया। दीवानी के अधिकार से आप समझ सकते हैं कि समस्त राजस्व का और दीवानी न्याय यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित जो न्याय होता है उसका इन्होंने उस पर अधिकार अपना कर लिया और अपना क्षेत्रीय अधिकार यानी क्षेत्रीय शक्ति अपनी स्थापित कर दी। बच्चों, इसका हमने नोट्स भी साथ के साथ तैयार किया है। आप अपने जो नोट जहाँ नोट करते हैं अपने साथ के साथ नोट करते चलना और आसानी से एक दूसरे को बांधते हुए हम समझते चलेंगे। जब क्लास पूरा हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि चार्टर एक्ट को हमने किस तरीके से बहुत ही आसानी से पढ़ लिया है। पहला हम इसका बात करें तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। पेपर में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या उद्देश्य था, तो आपको याद रखना है कि भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। दूसरा पॉइंट, भारत में व्यापार करने के लिए जो इसको अधिकार था वो किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। आपको ये समझना होगा कि यह कंपनी कहाँ की थी। यह कंपनी थी इंग्लैंड की और इंग्लैंड के शासन के अंदर इसको काम करना था। तो अधिकार कहाँ से प्राप्त करती? तो ये इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। इसके बाद सन 1765 में से पहले जो था वो क्या था कि व्यापारिक अधिकार, इसको केवल व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे। परंतु 1765 के बाद कंपनी ने तीन प्रांत बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा उड़ीसा के दीवानी के अधिकारों को भी प्राप्त कर लिया। दीवानी से अधिकार मैंने बताया कि दीवानी के न्याय और राजस्व से संबंधित यानी लगान वगैरह जो था, इसने इसका अधिकार प्राप्त कर लिया। कब? 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है वर्चस्व बढ़ता चला गया। हम आगे समझेंगे कि जब इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था तो बहुत सारी शिकायतें कंपनी के खिलाफ जो है भारतीयों के मन में भी उमड़ने लगी थी। जब इसकी सूचना इंग्लैंड तक पहुंची, महारानी एलिजाबेथ नहीं थी, मतलब जो वहाँ की शासन है, ताज है, क्राउन है, क्राउन तक जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने का जो है विचार बनाया कि कंपनी को जो रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेट जो है वो कैसे करते? उन्होंने नियमों के जरिए करते हैं। वो संसद में अपने कानून पास करते हैं और उसके जरिए ही रेगुलेट करते। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि कंपनी के शासन, हम दो भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है कि कंपनी का शासन, दूसरा है ताज का शासन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी का शासन कब तक रहा। 1773 से 1858। देखो, आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद ही इंग्लैंड जो ताज है वो समझ चुका था कि भारत में अगर आपको व्यापार करना है, भारत में अगर आपको जमे रहना है तो भारतीयों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर कंपनी का जो अधिकार था उसको पूर्णतः खत्म कर दिया 1858 में। फिर उसके बाद शासन स्टार्ट होता है ताज का शासन। ताज का मतलब इंग्लैंड के जो सरकार है उसका शासन। ये कब से कब तक है? 1858 से 1947 तक रहा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि कंपनी का शासन में कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट आए और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या क्या भारत में लागू किया गया। तो सबसे पहली जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपको याद करनी पड़ेगी, वो क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना यानी कि नियमित करना। तो इस एक्ट का जो पहला काम था वो यही था
कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित किया गया। और दूसरा है कि पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी गई। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और राजनीतिक मतलब जो विधायी शक्तियाँ वगैरह हैं, इन सब की इसको मान्यता दी गई कि आप जो है कानून बना सकते हो, और जो तुम्हारा प्रशासन है वो भारतीयों पर लगान वगैरह के लिए कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से जब इनको लगा कि हमको इनको रेगुलेट करना है, तो रेगुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले 3 प्रांत थे, 3 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई और मद्रास। इन 3 प्रांतों के पहले अलग अलग गवर्नर होते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों के गवर्नर को एक बना दिया, यानी एक बंगाल के गवर्नर को शक्ति देती कि आप जो हैं इन तीनों के क्या हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जो 3 प्रांत थे, मद्रास, बम्बई, जो 3 प्रांत थे मद्रास, बम्बई और बंगाल, इन सब का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे, किसके? बंगाल के। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इनके पास समस्त शक्तियां प्राप्त थीं, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक और व्यापारिक सभी शक्तियां प्राप्त थीं। किन किन प्रांतों के लिए? मद्रास के लिए, बम्बई के लिए और बंगाल के लिए। इस प्रकार हम देखेंगे कि जब हमने देखो शक्तियां दे दी, हमने यानी कि जो सरकार है उसने जब इनको कंपनी को शक्तियां दे दी, प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियां दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब शक्तियां देते हैं और तो मतलब न्याय के लिए क्या इंग्लैंड थोड़ी ना जाया जाएगा, क्योंकि उस समय जो न्याय व्यवस्था थी वो इंग्लैंड देखती थी, यानी कि इंग्लैंड में जाके कोई भी मुकदमा दर्ज होता था। तो इन्होंने क्या करा, 1774 है, आपको याद रखना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। तो एक साल बाद यानी कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कहाँ? कलकत्ता में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे यानी सीजेआई होते थे, और दूसरा 3 जो है अन्य न्यायाधीश होते थे। और आपको बता दें कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 34 हैं, जिनमें एक सीजीआई होते हैं और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटेन सरकार है उसने क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया, लेकिन साथ के साथ क्या दिया इनको? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का अधिकार भी दे दिया। और 3 प्रांत जो थे मद्रास, बम्बई और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर जनरल बना दिया, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो चार्टर एक्ट आता है। चलो इसी में और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ऐसा होता था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी के अधिकारी क्या करते थे कि अपना निजी व्यापार करते थे। कंपनी के अधिकारियों के पास सत्ता थी, पावर था, शक्ति थी, तो वो क्या करते थे? अपनी इसी पावर का गलत यूज करते थे और भारतीयों से रिश्वत और उपहार आदि लिया करते थे। तो इस चीज़ को जब क्राउन को पता चला, तो क्राउन ने सभी कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार और रिश्वत व निजी व्यापार पर रोक लगा दी। जब सत्ता थी तो वो क्या करते थे? कंपनी का व्यापार तो छोड़ो, अपना व्यापार उन्होंने स्टार्ट करने लगते थे। छोटे छोटे अपने व्यापार खोल रखे थे, तो उसको ख़त्म किसने कर दिया? 1773 के चार्टर एक्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। अब एक इन्होंने जब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ये तो नहीं देख पाएंगे कि भाई क्या क्या चल रहा है तीनों प्रांतों में, तो इन्होंने एक बॉडी बनाई, एक निकाय बनाया, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसका नाम है निदेशक मंडल, हिंदी में इसे बोलते हैं निदेशक मंडल। अब निदेशक मंडल का क्या काम होता था? निदेशक मंडल जो था, ये कंपनी के राजनीतिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति, इन दोनों शक्तियों को देखता था और इसको सुप्रीम करता था, सुपरवाइज करता था और नियंत्रित करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई कंपनी राजनीतिक कदम उठाए, यानी कि कानून बनाए, विधायी शक्ति थी किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। प्रशासनिक शक्ति कंपनी के हाथ में थी। यदि वो राजस्व में या व्यापार में कोई फेरबदल करती है,
तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको बताएगा, वो इंग्लैंड सरकार को सूचित करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस राजनीतिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति, याद रखना इन दो शक्तियों का बहुत महत्व है। राजनीतिक शक्ति और व्यापार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किसको बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, निदेशक मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक्ट जो हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें काफ़ी सारी कमियां थी। इन काफ़ी सारी कमियों को दूर करने के लिए क्राउन ने 1784 में, ध्यान रखना, देखो 1773 में क्या बना था, रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट बना, यानी कि 1774 बना। फिर याद रखना 10 साल बाद अंग्रेजों की आंख खुली कि भाई जो हमने बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। याद रखना 10 साल बाद, 10 साल मतलब 1774 में 10 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1784। याद रखना 1774 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगली जो डेट है वो क्या है, 1784। इसको बोला गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या है कि 1781 में ये पारित तो हो गया था, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेटलमेंट मतलब वही है कि जो कमियां रह गई थी किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उनको दूर करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए 1784 को आया। इसका नाम रखा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये जो है नाम इसका 1784 क्यों पड़ा, क्योंकि पारित तो 81 में हो गया था, लेकिन भारत में ये 1784 में ही अस्तित्व में आया, इसलिए इसका नाम पड़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद करने में सन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना 1700 जो था 1784 के बाद 10 साल बाद आया ये 1700 मतलब 74 के 10 साल बाद आया 1784 में। इस एक्ट ने क्या करा, देखो एक बॉडी बन चुकी थी उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, निदेशक मंडल की। तो इसने फील ये महसूस करा कि भाई एक जो बॉडी है ये राजनीतिक और व्यापारिक, इन दो शक्तियों को नहीं देख सकती, इन दो बॉडियों को ये नहीं देख सकती। तो इन्होंने क्या करा कि राजनीतिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति, इनका कंट्रोल दो अलग अलग हाथों में दे दिया। इन्होंने बोला कि देखो व्यापारिक शक्ति को तो आप ही देखो, यानी निदेशक मंडल को जिम्मेदारी दे दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी दे दी कि व्यापारिक जो भी कार्यक्रम होंगे, यानी कि जो भी आप फेरबदल करना चाहो या जो भी मामला बने, इसका सुपरविजन कौन करेगा, इसका अधीक्षण कौन करेगा, निदेशक मंडल करेगा। और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया। याद रखना भारत की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बोर्ड बनाया, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण मंडल। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जब हमने देखा कि अब दो शक्तियां अलग अलग हो गई, तो भारत में दो तरीके का शासन हो गया, एक राजनीतिक शासन और एक व्यापारिक शासन। इसी को बोला गया द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो हम याद रखेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो आप अब समझ सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है, कि जब किसी एक क्षेत्र विशेष में दो प्रकार का शासन चल रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। दो शासन कौन से, एक राजनीतिक शासन और एक व्यापारिक शासन। व्यापारिक शासन का सुपरविजन किसके पास था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल के पास था। और राजनीतिक का किसके पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल के पास था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक यानी कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके पास क्या क्या अधिकार था। इसके पास अधिकार था कि जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत है, यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कब्जा है, वहाँ नागरिक, सैन्य और सरकार राजस्व गतिविधियां का जो सुपरविजन करेगा वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी नियंत्रण मंडल करेगा। नियंत्रण मंडल क्या करेगा, नागरिक और सैन्य यानी सैनिकों का मामला देखेगा। ठीक है, सैन्य का मामला देखेगा और सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो देखेगा। और राजस्व लगान को घटाना बढ़ाना है, इसकी यानी कंपनी जो घटा बढ़ा रही है इस चीज की गतिविधियों पर सुपरविजन और नजर रखेगा, नियंत्रण रखेगा। और जो ब्रिटिश क्राउन है उसको इस बात की जानकारी देता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी दो बात निकल के सामने आई। जो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी खास बात क्या थी, इसमें पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी जो जो कंपनी के पास क्षेत्र हैं उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश के कब्जे वाला क्षेत्र, इंग्लैंड के ताज के कब्जे वाला क्षेत्र, ये बोला गया। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। यानी जो 1773 में जो कंपनी को कार्य दे रखा था किसका, प्रशासन का
और राजनीतिक, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण अब किसका हो गया? इस पे पूरी तरीके नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार का हो गया। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि 1784 में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया। इन्होंने पहला परिवर्तन तो ये था कि इन्होंने राजनीतिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल को ही रहने दिया। तो इस प्रकार दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ। ठीक है, और तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंपनी के क्षेत्र थे, जो कंपनी के पास क्षेत्र थे, उन्हें अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनी को कार्य सौंप रखे थे, किसके प्रशासनिक कार्य और जो कंपनी के कार्य थे, इनका अब पूर्ण नियंत्रण किसके पास चला गया? ब्रिटिश सरकार, यानी कि जो इंग्लैंड की सरकार थी, ब्रिटिश क्राउन था, उसके पास चला गया। ठीक है, हमने इतनी बात यहाँ से पता करी, कहाँ से? पिट्स इंडिया एक्ट से। तो सिंपल सी बात है, हम दो एक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसने कंपनी को कार्यों को नियंत्रित किया। ठीक है, अगला क्या था? अगला पॉइंट क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके अंतर्गत 3 प्रांत दे दिए गए, मद्रास, बंबई और बंगाल। इसके बाद क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कितने जज थे? 1+3 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और दूसरा क्या था? अगली बात क्या थी कि इसमें राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए केवल व्यापारिक मामले छोड़े और राजनीतिक मामले किसको दे दिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या करेगा? जितने भी तुम्हारे सैन्य मामले हैं, राजस्व वाले मामले हैं, उन पर गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा, नजर रखेगा, उसका सुपरविजन करेगा। और पहली बार क्या हुआ कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया किसको? जो कंपनी के कब्जे में थे। और चौथी बात क्या थी इसमें कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो हमने 2 चार्टर एक्ट पढ़े, बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगली एक्ट है, हम समझेंगे कि जो चार्टर एक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें 4 चार्टर एक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ ले, एक और चार्टर एक्ट लेते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी एक्ट का हिंदी में बोलते हैं क्या? अधिनियम। ठीक है, 1833 का। तो इसमें 1833 में क्या हुआ? पहले अब तक हमने पढ़ा कि भाई जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल गवर्नर जनरल बनाया था 1773 में। अब क्या हुआ कि 1833 का चार्टर एक्ट जब आया, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश से इन्होंने जहां जहां भारत के जिन जिन क्षेत्रों में कब्जा कर रखा है, उन इन क्षेत्रों का अब एक गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि पता चल गया इन्हें कि भाई हमारी ये जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। जब सिस्टम काम कर रहा है तो क्यों ना हम 3 प्रांतों की बजाय अब हम पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया जाए। अब पूरे भारत के एक गवर्नर जनरल के लिए इन्होंने बोला भाई इतने बड़े क्षेत्र बैटिंग कौन करेगा? तो बैटिंग करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आप बैटिंग से याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब जब पूरे भारत की शक्ति किसके पास चली गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई, तो जो बंगाल और मद्रास और जो मतलब तुम्हारे थे बंगाल, मद्रास और बंबई, इनकी जो शक्तियां थी वो किसके पास आ गई? विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्तियां, लगान की शक्तियां, सब किसके पास आ गई? भारत के गवर्नर जनरल पास आ गई। तो हम कह सकते हैं कि सभी सैन्य, नागरिक और विधायी शक्तियां इसके अंतर्गत आ गई। किसके? भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। अब एक बात इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई जो पहले जितने कानून बने उनको हम नियामक कानून बोलेंगे, अर्थात तो रेगुलेटिंग कानून या रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे। लेकिन जो नए कानून बनेंगे अब के बाद, उनको हम एक्ट या अधिनियम बोलेंगे। आपको याद रखना है कि 1833 के बाद जितने भी चार्टर एक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नियामक यानी रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। कि भाई उन्होंने कंपनी पे क्या किया है? रेगुलेशन किया है, रेगुलेट किया है। ठीक है, तो उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियामक कानून। और उसके बाद जो जितने कानून बनेंगे उसको क्या बोला जाएगा? नए कानूनों को क्या बोला जाएगा? एक्ट या अधिनियम बोला जाएगा। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था कि 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या करा था कि व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था राजनीतिक मामलों के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था व्यापारिक मामलों के लिए।
तो हम इसमें क्या देखेंगे, 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने क्या करा, व्यापारिक मामलों की बॉडी को खत्म करके प्रशासनिक निकाय एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दी गई। जैसे कि तुम देखते हो अपने यहाँ डीएम, एसडीएम, इस प्रकार की ये जो बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक बॉडी बोलते हैं। दूसरा, एक राजनीतिक बॉडी को राजनीतिक बॉडी ही रखा। अब जब इन्होंने प्रशासनिक बनाया तो तुमने देखा अपने यहाँ एसडीएम डीएम वगैरह होते हैं, तो उस जमाने में सोचा गया कि क्यों ना भाई हम एक खुली प्रतियोगिता करा दी जाए और जिसमें सिविल सेवकों का सृजन करें। लेकिन जो जो व्यापारिक बॉडी का जो बोर्ड था उस समय, वो क्या नाम था उसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया और इस अनुशंसा को समाप्त कर दिया। बोले कि नहीं, सिविल सेवकों की भर्ती नहीं होगी, इससे क्या होगा, भारतीयों की भर्ती हो जाएगी और भारतीयों के हाथ में पावर चली जाएगी। इससे इसने क्या करा, इसको खत्म कर दिया। इसके बाद एक चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है, अंतिम चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इसने क्या करा, गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अब हम समझेंगे कि देखो, प्रशासनिक कार्य जो व्यापारिक नाम था उसका क्या कर दिया, प्रशासनिक निकाय कर दिया। राजनीतिक चल ही रहा है, तो राजनीतिक मामलों के लिए क्या मामला था, विधायी यानी कानूनी शक्तियां प्राप्त थी। तो इन्होंने बोला कि भाई हम अब क्या करेंगे, जो गवर्नर जनरल के पास जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी जो शक्तियां हैं, उनके लिए हम, अब इतना बड़ा देश है उसके लिए थोड़ी ना एक बॉडी काम करेगी। इन्होंने 6 नए सदस्य और जोड़ लिए, 6 नए सदस्य जोड़ लिए जिन्हें पार्षद बोला गया। और इस परिषद को क्या बोला गया, केंद्रीय विधान परिषद। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद का सृजन किस एक्ट के माध्यम से किया। तो हमने धीरे धीरे विकास पढ़ रहे हैं तो हमारी समझ में आ गया कि 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने विधान परिषद बनाया, क्योंकि बॉडी अब बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो जो 6 नए सदस्य जोड़े, इनमें से 4 जो थे, पहला बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा जो क्षेत्र से, यहाँ से निर्वाचित होके यहाँ से वो सदस्य जो है चुने गए। और 2 जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, अब विधायी शक्तियों का कार्यक्रम हमने समाप्त कर दिया। कैसे, एक इसको बोला गया एक नई संसद की तरह काम किया इसने। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एक प्रशासनिक बॉडी थी। प्रशासनिक बॉडी में हमारे यहाँ तुम्हारे एसडीएम डीएम इस प्रकार की, एसएसपी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो अब इनकी आंख फिर खुली अंग्रेजों की। इन्होंने बोला कि यार काम बनेगा नहीं, एक खुली प्रतियोगिता करा ही देते हैं और खुली प्रतियोगिता में हम क्या, जो सिविल सेवक हैं उनकी हम क्या करेंगे, भर्तियां करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा 1854 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा 1854 में, आप इधर देख सकते हैं 1854 ईस्वी में पहली बार भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा है, खुली प्रतियोगिता कराई गई। जिससे कौन लिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लिए गए। ठीक है, जैसे तुम्हारे आईएएस होते हैं, इस प्रकार से पहले परीक्षा होती थी, उसे बोलते थे आईसीएस। ठीक है, आईसीएस लिए गए। और ये आईसीएस अब किसको देखेंगे, ये देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को। तो हम अब आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो मामले होते थे व्यापारिक मामले, ठीक है, व्यापारिक मामलों को काट के बना दिए गया प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक मामले बना दिया गया। और प्रशासनिक मामले अब ये कहाँ से आने लगे, आईसीएस परीक्षा से, जो अब आईएएस के नाम से जानी जाती है, इससे जाने लगे। इसकी कब हुआ, 1854 में। याद रखना 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये, मतलब 1853 का चार्टर एक्ट है, सॉरी रेगुलेटिंग नहीं, चार्टर एक्ट है। तो इसके 1 साल बाद, ऐसे ही जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बना था ना, ऐसे ही ये 1 साल बाद ही काम यहाँ हुआ। 1854 में क्या बना, आईसीएस की परीक्षा स्थापित की गई। तो पेपर में पूछा जाए कि बताओ आईसीएस की परीक्षा कब शुरुआत की गई। तो आईसीएस की परीक्षा कब शुरुआत की गई, 1854 में। ठीक है, इसी समय मैकाले समिति की भी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय शासन का कैसे कैसे विस्तार हुआ। जैसे कि अब मान लो संसद है, तो अब यहाँ पे क्या है, केंद्रीय संसद है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, केंद्रीय विधान परिषद बन रहा है, केंद्रीय विधान परिषद बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास आईएएस वगैरह हैं, आईपीएस वगैरह हैं, तो ये किससे आ रहे हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था से आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं किससे, प्रशासनिक व्यवस्था से। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट थी, इसने क्या करा, भारत को रेगुलेट करा। ठीक है, और पहले
सारी शक्तियां किसके हाथ में दे दी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से धीरे धीरे जो अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा कब आया? वो 1784 में, 1784 में आया, ठीक है। और 1784 को इन्होंने क्या कर दिया? दो भागों में तोड़ दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ कंट्रोल में कर दिया, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंट्रोल किसको देखेगा? राजनीतिक मामलों को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देखा? व्यापारिक मामलों को। फिर हमने आगे चल के देखा कि 1853 में इन्होंने क्या करा कि जो व्यापारिक मामला है, व्यापारिक मामले को तो कर दिया खत्म, और इसका नाम धर दिया का क्या? प्रशासनिक, प्रशासनिक निकाय बना दिया इसको पूरी तरीके से। और राजनीतिक निकाय को क्या बना दिया गया? विधायी, ठीक है, इसको विधायी शक्ति बना दिया गया। अब प्रशासनिक के लिए इन्होंने क्या परीक्षा कराई? आईसीएस की परीक्षा कराई, आईसीएस की परीक्षा कराई। और विधायी शक्तियों के लिए इन्होंने क्या करा? 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है। इसको बोला गया केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद बोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे सबको जो है एक कनेक्ट कर दिया, सारे चार्टर एक्ट को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी टॉपिक पे, तो हम पढ़ेंगे ताज का शासन, ताज का शासन। ताज का शासन कब से स्टार्ट होता है? जब 1857 में इनकी नाक में दम हो गया, सैनिक वगैरह क्रांति में 1858 में, तो इनकी नाक में दम हो गया। इन्होंने बोला भाई कंपनी को ख़त्म करके अब ताज का शासन स्थापित कर दो भारत में, जिससे इनको ये लगे कि भाई कंपनी जो थी पहले वाली वो तो होगी ख़त्म, अब ये और तरीके के लोग हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।